Hello, students. Welcome to the Keystone Social Shots, where the revision is going to be like chai shots, small, sweet, and energizing. So let us start with the rapid revision of the rise of nationalism in Europe. ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप में पहले मोनार्कीज हुआ करती थी, फिर मॉडर्न स्टेट बने और फिर जाके नेशन स्टेट बने, और नेशन स्टेट के साथ साथ लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स बिल्ड हुई। ठीक है, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी आइडियोलॉजी हमारे पास थी, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, कंजर्वेटिज्म, राइट, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू लर्न। बट उससे पहले लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विथ पेंटिंग। पेंटिंग जो है वो बनाई थी फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोयो ने इन ईयर 1848। द नेम ऑफ द पेंटिंग वाज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये पेंटिंग को हम 3 हिस्सों में समझते हैं। बीच वाला हिस्सा जो है दैट इज मार्चिंग टुवर्ड्स लिबर्टी। यहाँ यूरोप के अलग अलग नेशंस लिबर्टी की ओर मार्च कर रहे हैं। लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन है। मतलब लोग अब लिबर्टी को हासिल करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, और ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशन को। ठीक है, एज पीपल वर मूविंग टुवर्ड्स लिबर्टी, मोनार्की अब खत्म हो रही है, और जो लास्ट वाला हिस्सा है दैट इज शैटर्ड वेपन्स ऑफ मोनार्की। मोनार्की के सारे वेपन्स जो है वो नीचे चले गए हैं। एंड जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज फ्रेटर्निटी, जहाँ ऊपर सेंट्स, प्रीस्ट, ऑल ऑफ देम उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सब कुछ हो रहा था, लोग लिबर्टी की ओर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको नेशन स्टेट बनाने थे। ठीक है, पर ये जो पूरा पेंटिंग का आइडिया था वो एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन मतलब द पेंटिंग वाज सो आइडियल कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूँ तो टू गुड टू बी ट्रू, राइट। एक्चुअल क्या था यूरोप में वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, और वो समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट की डेफिनेशन हमको देते हैं अर्नस्ट रेनन, जहाँ पे उन्होंने बोला नेशन स्टेट इज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। और आप सबको पता ही होगा पूरे यूरोप का सबसे जो शैतान बच्चा है वो शैतान बच्चा है फ्रांस, और फ्रांस से ही ये नेशन स्टेट की चिंगारी जो है वो आती है। और यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वर द कलेक्टिव मेजर्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ नेशन स्टेट। फ्रांस में 1789 में जो सोवरेनिटी थी, जो कंट्रोल था, वो मोनार्की से लोगों के हाथ में चला गया था। फ्रांस में रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करा था न्यू फ्रेंच फ्लैग ने, ट्राई कलर फ्लैग में। वहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ चुकी थी, न्यू हाइम्स, ओड्स वर क्रिएटिंग, एंड लोग मार्टियर्स को याद कर रहे थे। वहाँ पे जो एस्टेट जनरल थी इट वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। एंड लास्ट जो फ्रांस में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी वो सारी लैंग्वेज को ख़त्म करके लोग सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, दैट इज फ्रेंच। तो ये सारे कलेक्टिव स्टेप्स लिए थे, और ये सारे स्टेप्स लेने के बाद फ्रांस तो एकदम टशन में आ गया। फ्रांस भी लाइक अपने जो भगवान है, हम पूरे के पूरे यूरोप को नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। एंड दे वर लाइक दिस इज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच आर्मीज कि हम पूरे यूरोप में नेशन स्टेट लाएंगे। बट बेटा फ्रांस की हो जाती है टाइफस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। नेपोलियन बोनापार्ट आते ही अपना एक कोड एस्टैब्लिश करता है, एक लॉ एस्टैब्लिश करता है, दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804। अब ये कोड से आपको बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्कर आ सकता है कि व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804। इसको याद रखने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी टेक्निक है। 3 चीज़ें नेपोलियन ने अबॉलिश करी थी, 3 को एस्टैब्लिश करा था और 2 को इम्प्रूव करा था।
कौन सी 3 चीज़ों को उसने अबॉलिश करा था? तो उसने प्रिविलेजेस बाय बर्थ को, फ्यूडल ड्यूज को एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को अबॉलिश करा। क्या इस्टेब्लिश करा? तो उसने राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, वेट एंड मेजरमेंट्स को इस्टेब्लिश करा और 2 चीज़ों को इम्प्रूव करी, दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सब कुछ करने के बाद पीपल बी लाइक वाओ, नेपोलियन इज भगवान फॉर अस। पर धीरे धीरे जब उसने सेंसरशिप लगा दी, फोर्स कंस्क्रिप्शन करा, तो लोग उसको भगवान की तरह नहीं पर अब तो शैतान की तरह देखने लगे थे। सो द रिएक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स नेपोलियन वर मिक्स्ड। पहले पहले अच्छा लगता था, फिर अच्छा नहीं लगता था, राइट। और अब हम आ जाते हैं कि नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया। तो आपको मैं बताऊँ, यूरोप में पहले नेशन स्टेट जैसा कुछ था ही नहीं, कोई यूनिटी थी ही नहीं, जिसका एग्जाम्पल हमको बुक में दिया है हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हैब्सबर्ग एम्पायर 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, अल्पाइन, गलेशिया एंड हंगरी। हर रीजन में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, हर रीजन में अलग टाइप के लोग रह रहे हैं। सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ था एंड दैट वाज द कनेक्शन टुवर्ड्स अ कॉमन एम्परर। मतलब ये तीनों रीजन का एम्परर एक था, अदरवाइज कुछ भी कॉमन नहीं था। अब बोलोगे कि मैम पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आता है? तो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए क्लास इमर्ज होता है एंड दैट क्लास इज लिबरल मिडिल क्लास। बट वो लेट 18th सेंचुरी में आता है। उससे पहले यूरोप में 2 ही तरीके के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड पेजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द एलिट पीपल। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बॉलीवुड ऑफ यूरोप, ठीक है। एक दूसरे से मैरिजेस के थ्रू कनेक्टेड थे। सेकेंड, उनकी प्रॉपर्टी गांव में भी है, अर्बन एरियाज में भी है, और वो अपनी डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। बट ये एरिस्टोक्रेट्स बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी में थे। मेजर सेक्शन जो था वो तो पेजेंट्स का था। पेजेंट्स वेस्ट में जो थे वो टेनेंट्स थे, और ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में जो थे वो बेचारे सर्फ थे, ठीक है। अब यही लोग जो है उनके बीच एक क्लास इमर्ज होता है। जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट फ्रांस, जर्मनी, पूरे यूरोप में पड़ता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो एजुकेटेड क्लास इमर्ज होता है, दैट क्लास इज नोन एज लिबरल मिडिल क्लास। मेजर रिवॉल्यूशन ये लिबरल मिडिल क्लास ने ही लाए थे, ठीक है। ये लिबरल मिडिल क्लास आया और लिबरल मिडिल क्लास ने हमको कंसेप्ट दिया लिबरल नेशनलिज्म का। और इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म? तो लिबर का मतलब होता है फ्री एंड इज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। तो लिबरल मिडिल क्लास ने बोला कि इफ हमको नेशनलिज्म अचीव करना है तो हम वो फ्रीडम के थ्रू ही करेंगे, लिबरलिज्म के थ्रू ही करेंगे। पहले तो हमको मोनार्की से फ्रीडम लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये लिबरल नेशनलिज्म 2 स्फीयर में, लेट अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल स्फीयर का लिबरल नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक स्फीयर का लिबरल नेशनलिज्म। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या चाहिए था लिबरल्स को? तो उनको राइट ऑफ इंडिविजुअल्स चाहिए थे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहिए था, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। बट वो लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ वोटिंग राइट्स मेन के लिए चाहिए था। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में उनको क्या चाहिए था? तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में उनको चाहिए था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों ऐसा? क्योंकि पूरे यूरोप में अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग वेट्स थे, अलग अलग मेजरमेंट्स थे, और यही चीज़ों को हटाने के लिए, जिसमें वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ एल एंड हैम्बर्ग से नमबर्ग जाने में 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता था। यही सारे प्रॉब्लम्स थे, इसलिए उनको चाहिए था कि हमको फ्रीडम चाहिए इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यही चीज़ के लिए, यही फ्रीडम के लिए प्रशिया ने 1834 में बनाया ज़ोल्वेरियन ने 3 अच्छी चीज़ें करी थी। ज़ोल्वेरियन ने करेंसी, तो 30 जितनी करेंसी थी उनको कम करके 2 कर दिए थे, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिए थे, एंड रेलवे लाइन को हार्नेस करा था। यही चीज़ों की वजह से यूरोप में इकोनॉमिक फ्रीडम आती है, ठीक है।
अब याद करते हैं कि नेपोलियन का क्या हुआ। नेपोलियन भाई साहब के ठीक है, बट ये मोनार्क्स नेपोलियन की चलने देते हैं नहीं, सारे के सारे मोनार्क्स मिले और उन्होंने नेपोलियन को डिफीट करके न्यू कंजर्वेटिज्म एस्टैब्लिश करा। किन्होंने डिफीट करा था नेपोलियन को? तो नेपोलियन को डिफीट करने के लिए वी हैड बाप रे बाप, यस बाप रे बाप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया, वो चारों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 वाटरलू में डिफीट कर दिया था। और डिफीट करने के बाद उन्होंने एक ट्रीटी होस्ट करी थी। दैट ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। बेटा यहाँ से बनता है तुम्हारा 3 and 5 मार्कर। What were the measures which were taken under the Treaty of Vienna? ठीक है, तो ये Treaty of Vienna को होस्ट करी थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। ठीक है, क्या हुआ था Treaty of Vienna के अंडर? तो सबसे पहले जो फ्रांस से बर्बन डायनास्टी चली गई थी, वो बर्बन डायनास्टी को रिस्टोर कर दिया। उसके बाद यस, यूरोप का शैतान बच्चा फ्रांस आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए फ्रांस के आजू बाजू सीरीज ऑफ स्टेट्स इम्पोज कर दिए थे। नॉर्थ में नेदरलैंड्स को लगा दिया था एन, साउथ में जिनोवा को, वेस्ट प्रशिया को दे दिया था, नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया को दे दिया एंड रशिया को पार्ट ऑफ पोलैंड दे दिया कि भाई फ्रांस यहाँ से वहाँ भी ना हो पाए। नेपोलियन के सारे चेंजेस को अंडू नहीं करा था। यहाँ पे जो 39 स्टेट का कन्फेडरेशन नेपोलियन ने करा था, वो वैसा का वैसा ही रखा। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज हासिल करी थी, वो सारी की सारी टेरिटरीज चली गई। दैट वाज ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, और उन्होंने ये जो पुरानी सिस्टम को एक मॉडर्न टच दिया था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। बट न्यू कंजर्वेटिज्म में भी ये जो सारे मोनार्क्स थे वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक थे, खुद की ही चलाते थे। ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, और जो ये सारे ऑटोक्रेटिक नेशन थे, ऑटोक्रेटिक रीजन्स थे, उसको अपोज करने के लिए बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आ गए। जब आप स्प्रिंग को प्रेस करते हो तो स्प्रिंग बहुत उछलती है, राइट? उन्होंने लोगों को सप्रेस करा था और इसीलिए बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आने लगे। तो 1815 के बाद इट वाज द एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, जो ये ऑटोक्रेटिक रीजन्स को, ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स को फाइट करना चाहते थे। वन सच रिवॉल्यूशनरी वाज जिसिपी मजीनी। जिसिपी मजीनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है जो जिनोवा में बॉर्न होते हैं इन ईयर 1805। बहुत ही यंग एज में वो कार्बिनरी करके सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। बहुत यंग एज में 24 इयर्स की एज में उनको ये रिवॉल्यूशन के लिए एग्जाइल में भी जाना पड़ता है। पर जब वो एग्जाइल से आ गए तो हमारे जैसे डर के नहीं बैठे थे, उन्होंने खुद की 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। और उनके जीवन का एक ही मंत्र था कि मुझे इटली को नेशन स्टेट बनाना है। और इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा फाइट करा था। उनके जीवन का एक मंत्र था कि गॉड हैड इंटेंडेड द नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। की भाई भगवान ने बोला है कि नेशन जो है वही नेचुरल यूनिट है, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए उनको इटली को नेशन स्टेट बनाना था। पूरी जिंदगी उन्होंने इटली को नेशन स्टेट बनाने में दे दी थी। ठीक है, और इसीलिए जो ऑस्ट्रियन चांसलर था ना, ड्यूक मेटरनिच, बहुत बोलता था। उन्होंने मजीनी के बारे में क्या बोला था पता है? कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। मोनार्की का सबसे डेंजरस एनिमी था मजीनी, और यही मजीनी से आपको भी 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिसिपी मजीनी, या राइट अ नोट ऑन अ रिवॉल्यूशनरी विच वॉज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर।
ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरीज आएंगे तो रिवॉल्यूशंस भी आने ही है। यूरोप में द एज बिटवीन 1830 टू 1848 वाज नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये सालों में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे और यही रिवॉल्यूशंस को लीड करा था लिबरल्स ने। इन यस, यूरोप का शैतान बच्चा फ्रांस, तो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट भी हुआ फ्रांस में। फ्रांस ने बोर्बन डायनास्टी को रिस्टोर कर दिया था, लुई फिलिप को मोनार्क डिक्लेयर कर दिया था। फ्रांस के लोगों ने फाइट करा लुई फिलिप के साथ और वहां पे अगेन एस्टैब्लिश कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये चीज होने के बाद ड्यूक मेटरनिच ने कमेंट करा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस की सर्दी पूरे यूरोप को लग जाती है। फ्रांस इज दैट शैतान बच्चा, ठीक है। और यही सर्दी लगी सबसे पहले फ्रांस के नेबरिंग कंट्री बेल्जियम को, ठीक है। सेकेंड रिवॉल्यूशन होता है बेल्जियम में। क्यों? अब बेल्जियम के ऊपर क्या इम्पोज कर दिया था? नेदरलैंड्स, राइट। तो बेल्जियम ने फाइट करा नेदरलैंड से और बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम नेदरलैंड। जो द थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, इट टुक प्लेस इन ग्रीस। अब आपको पता है ग्रीस जो था वो सदियों से इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बड़ा शौक है ऑटोमन एम्पायर को लोगों के ऊपर कंट्रोल लेने का, ठीक है। उसने ग्रीस के ऊपर कंट्रोल ले रखा था। अब ग्रीस जो था इट वॉज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन लोगों का सिविलाइजेशन का पालना, ठीक है। तो यूरोप के पूरे लोग, ग्रीस के लोग, एवरीवन दे हैव गैदर्ड एंड उन्होंने सोचा कि हम ऑटोमन एम्पायर से फाइट करेंगे। बेटा ये रिवॉल्यूशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये रिवॉल्यूशन में पोएट्स ने, आर्टिजन्स ने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया था। वन सच पोएट वॉज लॉर्ड बायरन, जो फंड कलेक्ट कर रहे थे वॉर के लिए एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ फीवर इन 1824। बट यस, फाइनली ग्रीक गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट। ये 3 रिवॉल्यूशंस हुए और ये तीनों रिवॉल्यूशन से हमको समझ में आता है कि यार ये देखो, रिवॉल्यूशन सिर्फ वॉर लड़ने से, जंग करने से नहीं होती है। रिवॉल्यूशन चेंज जो है वो कल्चर से भी लाया जाता है एंड ऐसी ही कल्चरल मूवमेंट को हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। यस बेटा, रोमांटिसिज्म मतलब वो बॉलीवुड वाला रोमांटिसिज्म नहीं। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है अ कल्चरल मूवमेंट जहाँ पे भी हम नेशनलिज्म की फीलिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू आर्ट, पोएट्री, ड्रामा, डांस एक्सेट्रा। यही रोमांटिसिज्म से भी बनता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन, जहाँ पे रोमांटिसिज्म के 3 एग्जाम्पल्स दी है। द फर्स्ट एग्जाम्पल is of जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने आइडियाज दिए थे दास फोक एंड फोक जीस्ट, यानी कि अगर आपको कोई कंट्री का कल्चर समझना है, जिस्ट समझना है, तो आपको उनके लोगों को समझना पड़ेगा। और लोगों को कैसे समझोगे? फोक टेल्स से, फोक पोएट्री से, फोक डांसेस के थ्रू। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ पोलैंड। पोलैंड में भी लोगों ने अपने नेशनल स्ट्रगल को कल्चर के साथ जोड़ा था। कैसे? कैरल कुरपेंस्की करके एक पोएट थे, उन्होंने अपने ओपेराज एंड म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को जिंदा रखा था। पोलैंड में पोलोनाइज एंड मजूरका करके डांस फॉर्म भी थे, जिससे भी कल्चर को सेलिब्रेट करा जाता था। इन थर्ड एग्जाम्पल भी पोलैंड का है। पोलैंड के ऊपर किसने कब्जा ले रखा था? रशिया ने, ठीक है। एंड रशियंस हैव इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज ऑन पोलैंड, ठीक है। बट पोलिश लोगों ने सोचा कि हम हमारी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चर्चेस में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में पोलिश लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट करा एंड दे हैव यूज्ड लैंग्वेज एज द वेपन ऑफ नेशनल स्ट्रगल, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल में हमको रोमांटिसिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब देखो यार, रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, सिर्फ लिबरल्स रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे थे। 1830s का जो
टाइम था वो बहुत ही गंदा टाइम था फॉर यूरोप, ठीक है। यूरोप में हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। क्यों हंगर एंड हार्डशिप था? तो बेटा यूरोप में पॉपुलेशन अनॉर्मसली बढ़ रहा था। लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में माइग्रेट कर रहे थे। अर्बन एरियाज में स्लम्स एकदम ओवरक्राउडेड हो रही थी और बेचारे जो वर्कर्स थे वो काफ़ी गंदा कंपटीशन फेस कर रहे थे इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स से, ठीक है। यही सारी चीज़ों के चलते इंग्लैंड में बहुत गंदी वाली पॉवर्टी आ गई, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और लोग रिवॉल्ट करते हैं। अगेन यूरोप का शैतान बच्चा फ्रांस, रिवॉल्ट फ्रांस से ही होता है। फ्रांस में कौन था? लुई फिलिप। क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। अब लोगों ने सड़कों पे आना स्टार्ट कर दिया ये बढ़ती प्राइसेस की वजह से। एज पीपल गॉट एंग्री, लुई फिलिप ने अपने पूर्वज लुई 16 से सीखा था कि अगर मैं टाइम पे कट नहीं लिया तो ये लोग मुझे मार देंगे। तो लुई फिलिप बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स भाग गया, ही फ्ली, और फ्रांस में आ जाती है रिपब्लिक। तो ये हुआ फ्रांस का रिवॉल्यूशन, राइट। वहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज दे दिया था, यानी कि ऑल द मैन जो 21 के अबव वो वोट कर सकते हैं। वर्क क्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, राइट। तो यहीं गरीब लोगों का भी रिवॉल्ट साथ साथ चल रहा था। और एक भी रिवॉल्ट हुआ था जो विलेज ऑफ सिलेसिया में हुआ था, जहाँ पे एक मर्चेंट आता है, पूरे ही वीवर्स को बोलता है कि ये लो रॉ मटेरियल और मेरे लिए काम करना स्टार्ट करो। वर्कर्स, वीवर्स जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको पूरी पेमेंट नहीं देने की बात करता है। इससे वर्कर्स, वीवर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने भी रिवॉल्ट करा था, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दो रिवॉल्ट जो पुअर लोग कर रहे थे, जो गरीब लोग कर रहे थे। फॉर व्हाट? फॉर फूड एंड द बेसिक नेसेसिटी। बट द लिबरल्स भी लाइक, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। लिबरल्स ने बोला यार हम भी रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से आता है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन 1848। अब देखो यार, ड्यूक मेटर्निच ने क्या बोला था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। और ये बार सर्दी लगेगी जर्मनी को। व्हाट जर्मनी डिड? जर्मनी को भी चाहिए था कि यार फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ सकती है तो जर्मनी में क्यों नहीं आ सकती, राइट। तो जर्मनी के जो भी लिबरल्स थे, जो एडुकेटेड लोग थे, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने बनाई ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। पहले असेंबली बनाई कौन से सिटी में? फ्रैंकफर्ट में। फिर 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स, सो मच 8, राइट। 18 में 1848 831 मेंबर्स सारे के सारे सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे होते हैं। वो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। बट द प्रॉब्लम वाज कि भाई जर्मनी के पास खुद का तो किंग था नहीं, तो प्रशिया के किंग के पास जाते हैं, फ्रेडरिच विल्हेम IV के पास। उनको बोलते हैं भाई साहब ये लो रखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमें बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। प्रशिया का किंग भी लाइक मैं तुमको पागल लगता हूँ, मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो प्रशिया के किंग ने ऑफर रिजेक्ट भी कर दी और उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम तो कैसे होगा, जर्मनी में नेशनलिज्म कैसे आएगा, जर्मनी नेशन स्टेट कैसे बनेगा? तो जर्मनी को और बाकी के रीजन्स को नेशन स्टेट बनाने की जिम्मेदारी अब लेती है आर्मी एंड किंग। यस, उनको क्या था, वो कोई चैरिटी के लिए जर्मनी को, इटली को नेशन स्टेट नहीं बना रहे थे। उनको पता था कि जब एक कंट्री नेशन स्टेट बनेगा तो कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आएगा, मॉडर्न आर्मी आएगी, ब्यूरोक्रेसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि जर्मनी को बनाते हैं नेशन स्टेट, ठीक है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जर्मनी के किंग, ठीक है। अब जर्मनी के जो किंग थे वो खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं, राइट। तो किंग ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? अपने चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क ने ब्यूरोक्रेट्स और प्रशियन जंकर्स, बेटा जंकर्स का मतलब होता है बिग लैंडलॉर्ड्स, उनकी हेल्प ली। जर्मनी को यूनिफाइड करने का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो उसने ले ली। कैसे उसने यूनिफाइड करा? तो 7 years
3 wars with FAD, France, Austria, Denmark. 7 years, 3 wars, France, Austria, Denmark. FAD के साथ लड़ाई करी एंड फाइनली जर्मनी बन जाता है यूनिफाइड ऑन 18 जनवरी 1871। जर्मनी में काइजर विलियम वन को डिक्लेयर कर देते हैं जर्मन एम्परर, और यही जर्मन एम्परर की सेरेमनी होती है हॉल ऑफ मिरर में। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वॉज अ केस ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इटली टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली 7 टुकड़ों में बटा हुआ था। उसमें नॉर्थ के ऊपर ऑस्ट्रिया का रूल था, साउथ में बर्बन किंग ऑफ स्पेन, एंड सेंट्रल जो था वो पोप के द्वारा रूल करा जाता था। ठीक है, तो इटली ऐसे ही बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड था। आउट ऑफ दोज 7 पीसेस सिर्फ एक सार्डिया पिडमेंट का किंग इटालियन प्रिंस था, दैट इज विक्टर इमानुएल II। ठीक है, अब विक्टर इमानुएल II को इटली को यूनिफाइड करना था, बट विक्टर इमानुएल II इटली को यूनिफाइड करे उससे पहले वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, जीसीपी मजीनी। उन्होंने 1831, 1848 दोनों में बहुत अच्छे रिवॉल्ट करे, बट दोनों ही रिवॉल्ट फेल हो जाते हैं। फिर 1848 के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है विक्टर इमानुएल II के ऊपर कि भाई अब मुझे इटली को यूनिफाइड करना ही है। विक्टर इमानुएल II सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो दे केवर। बहुत ही शातिर चंट डिप्लोमेटिक इंसान था ये काउंट कैमिलो दे केवर। वो फ्रांस के साथ अलायंस बनाता है 1859 में, और यही अलायंस की हेल्प से नॉर्थ से ऑस्ट्रिया को भगा देता है। अब साउथ के लिए एक और पर्सनालिटी आती है, दैट इज जीसीपी गारिबाल्डी। जीसीपी गारिबाल्डी अपनी वेरी इन्फ्लुएंशियल रेड शर्ट आर्मी की हेल्प से 1860 में साउथ से बर्बन किंग ऑफ स्पेन को हरा देती है। ऐसे 1861 में इटली यूनिफाइड हो जाता है एंड विक्टर इमानुएल II यूनिफाइड इटली के किंग बन जाते हैं। नाउ कम्स द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन, ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज केस है। क्यों स्ट्रेंज केस? वहाँ पे कोई सडन अपहेवल नहीं हुई थी, वो एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था। इन ब्रिटेन 4 आइल्स में, 4 आइलैंड में डिवाइडेड था, इंग्लिश, वेल्श, आयरिश एंड स्कॉटिश। ठीक है, अब इन चारों में से 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट काफी पावरफुल हो जाती है, वो मोनार्की को भगा देती है। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट भी लाइक हम सारे आइल्स को यूनिफाई करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश पार्लियामेंट पहुंच जाती है स्कॉटलैंड के पास। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में, पर वो एक्ट ऑफ यूनियन नहीं था। स्कॉटलैंड को हमेशा सप्रेस करा जाता था। इंग्लिश पार्लियामेंट में ज़्यादा मेंबर्स इंग्लैंड के रहेंगे, ज़्यादा इंग्लिश लोग रहेंगे, लैंग्वेज भी इंग्लिश की ही बोली जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश पीपल को अपने नेशनल ड्रेस तक पहनने की परमिशन नहीं थी, गायलिक लैंग्वेज तक भी बोलने की परमिशन नहीं थी। स्कॉटलैंड के साथ इनकॉर्पोरेट करने के बाद द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फाउंडेशन बन चुका था। अब वो जाते हैं आयरलैंड के पास। आयरलैंड में 2 मिलिया जल रही थी, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करके कैथलिक्स को हराते हैं और आयरलैंड में भी अपना कब्जा कर लेते हैं 1801 में। तो ऐसे बनता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पर ये कोई पार्टनरशिप नहीं थी। क्यों? क्योंकि फ्लैग इंग्लिश का, यूनियन जैक, लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती थी, नेशनल एंथम भी इंग्लैंड का यूज होता था। तो बाकी के पार्टनर्स वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट मेंबर्स की तरह बन गई। यहाँ पे यूनिफिकेशन वाला पार्ट खत्म होता है, चैप्टर का सारा प्रैक्टिकल जो पार्ट था वो खत्म हो जाता है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो डेवलप हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड से नहीं हो रही थी, यहाँ एलिगोरी, विमेन एलिगोरीज भी थी जिससे आप नेशन के साथ कनेक्ट हो जाओ। फ्रांस की विमेन एलिगोरी वाज मैरियन एंड जर्मनी की एलिगोरी थी जर्मनिया। ठीक है, फ्रांस की मैरियन रेड कैप पहनती थी, ट्राई कलर फ्लैग था एंड पॉकेट। जर्मनी की जो जर्मनिया थी शी यूज टू वेयर ओक लीव्स। ये कोई वाकई में रियल लाइफ पर्सनालिटीज़ नहीं थी, सिर्फ उनके स्टैच्यूज बनाए जाते थे ताकि लोग कनेक्ट हो पाए उनसे, जैसे हम इंडिया में भारत माता से
कनेक्ट होते हैं। नाउ ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं रही। अब सबको लालच आ गई कि खुद के स्टेट तो नेशन स्टेट बन गया, हम दूसरों के स्टेट के ऊपर भी कब्जा करते हैं। इसी को हम बोलते हैं इम्पेरियलिज्म, ठीक है। और यही इम्पेरियलिज्म से पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। ऐसा ही एक झगड़ालू रीजन जो यूरोप में था वो था बाल्कन। 1871 में बाल्कन एक एक्सप्लोसिव रीजन बन जाता है। क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड। बाल्कन से 5 मार्कर का क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको सिंप्लीफाइड करके बाल्कन बताती हूँ। तो बाल्कन जो था वो इट वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल वेरिएशन, ठीक है, जहाँ पे करंट डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया ऐसे बहुत सारे रीजन्स आते थे। वो सारे लोगों को स्लैव्स बोला जाता था। अब बाल्कन में 3 तरीके के झगड़े हो रहे हैं। कौन से 3? सबसे पहला, बाल्कन के ऊपर कंट्रोल लिया था ऑटोमन एम्पायर में, बाल्कन एंड ऑटोमन एम्पायर का क्लैश चल रहा था। सेकंड, बाल्कन के ही लोग एक दूसरे से फियर्सली जेलस थे, तो बाल्कन में ही इंटरनल फाइट्स चल रही थी। थर्ड, बाल्कन के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए जो बिग पावर्स थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी, वो सब आपस में लड़ रहे थे। तो बाल्कन बिकेम द रीजन ऑफ बिग पावर राइवलरी। एंड ये सब कुछ होते होते बाल्कन बिकेम वन ऑफ द रीजन बिहाइंड वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, बट चैप्टर से सीखने ये मिलता है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में जागी वो पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को इंस्पायर कर गई, और हमको भी, हमारे जैसे जो कॉलोनियल रीजन्स है उनको भी इंस्पायर कर गई। आई होप अब आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा। सी यू सून in the another one short revision video. Thank you. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ये चैप्टर में। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कीस्टोन सोशियो शॉर्ट्स, where the revision is going to be small, sweet and energizing. Thank you.